हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं हूं आपका DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि आप देख पा रहे हैं पादपों में श्वसन को आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देन उसके पश्चात हम देखेंगे कि जो जलीय प्राणी होते हैं उनमें श्वसन किस तरीके से होता है। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, ताकि जो आपकी तैयारी है बेहतर हो सके और आप इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप उनको सॉल्व कर सकें। दोस्तों, यह टॉपिक मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इस चैप्टर से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की जो बुकलेट होती है या कहें तो पेपर शीट होती है उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत बार इस चैप्टर से और इस टॉपिक से तो बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। यदि दोस्तों आपने इस चैप्टर की जो और क्लास हैं या इस जो बायोलॉजी में और अन्य क्लास को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देखें। और जो दोस्तों आपके लिए केमिस्ट्री क्लास जो मिलती हैं आपको, दोस्तों आपके लिए केमिस्ट्री क्लास भी अच्छे तरीके से मिलती रहेंगी। इसी चैप्टर के पश्चात मैं कोशिश करूँगा कि जो केमिस्ट्री में चैप्टर शेष रह गए हैं उनको कंप्लीट किया जाए और बहुत अच्छे तरीके से फुल कंसेप्ट के साथ सभी चैप्टरों को हम तैयार करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर की आपने यदि प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखना, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे टॉपिकों पर हमने चर्चा की है और अच्छे तरीके से पढ़ा है। यहाँ पर अभी हम टॉपिक क्लियर करेंगे पादपों में श्वसन किस तरीके से होता है। दोस्तों, आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कि पादपों में प्राणियों की भांति गैसीय आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते। यह तो आप भी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कोई भी श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। तो फिर होता कहाँ से श्वसन, इसके लिए यहाँ पर समझेंगे। पादपों में श्वसन जड़, तना, पत्ती के द्वारा होता है, यानी कि जो जड़ के द्वारा भी श्वसन होता है, तने से भी होता है, पत्ती से भी होता है। अब आप कहेंगे कैसा होता है, तो तने में कुछ छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहा जाता है, उनके द्वारा होता है। और पत्ती में भी छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं, तो उनके द्वारा इनका श्वसन होता है। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ी सी डिटेल के साथ पढ़ते हैं, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझते हैं। आगे आप देख पाएंगे कि जड़ों में जो है किस तरीके से गैसियस जो एक्सचेंज होता है जड़ों के द्वारा कैसे होता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज बाय रूट्स, यानी कि जड़ों के द्वारा गैसीय विनिमय हम देखेंगे। यहाँ पर देख पाएंगे आपके मृदा में कणों के बीच मूल रोमों में विसरण प्रक्रिया के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। दोस्तों, यहाँ पर क्रिया कौन सी होती है, विसरण प्रक्रिया होती है, जो कि एक तरफ से दूसरी ओर को होती है। यह जो प्रक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर याद रखेंगे कि विसरण प्रक्रिया के द्वारा जो भी मूल होती हैं या जड़ होती हैं उनमें श्वसन होता है। यहाँ पर कैसे होता है, इसमें ऑक्सीजन यानी कि O2 मूल रोमों में, यानी कि जो जड़ होती है उसका जो मूल रोम होता है विसरित होते हुए मूल कोशिकाओं में पहुंच जाती है, यानी वहां से मूल रोम से शुरू होती है और पूरे उसमें मूल रोम में होते हुए जितनी भी कोशिकाएं होती हैं लगभग सभी में पहुंच जाती है और CO2 गैस मृदा में मिल जाती है। और CO2 गैस कहाँ मिलती है, मृदा में। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि CO2 गैस का निष्कासन कहाँ पर हो जाता है, या कहें तो कौन सी गैस मृदा में मिल जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र कभी कभी भूल भी जाते हैं और बहुत सारे छात्र जो अच्छे तरीके से समझते हैं तो उनको याद रहता है कि CO2 गैस जो है निष्कासित होकर के कहाँ मिलती है, मृदा में मिलती है। जो ऑक्सीजन है वही कोशिकाओं के द्वारा मूल रोमों में विसरित हो जाती है, यानी कि पहुँच जाती है। अब यहाँ पर लिखा है विसरण की दिशा क्या होती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है, यानी विसरण जो प्रक्रिया होती है वह पर्यावरण की अवस्थाओं, यानी किस तरीके की अवस्था में है उस समय पर, और पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। अब हम पढ़ते हैं तने द्वारा गैसीय विनिमय किस तरीके से होता है, यानी कि गैसीय एक्सचेंज ओवाई स्टेम के द्वारा पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है काष्ठीय पौधों में गैसीय विनिमय तने पर उपस्थित छोटे छिद्रों के द्वारा होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो तना होता है, यानी तना कौन सा भाग होता है, जो पौधा जो खड़ा होता है जमीन से ऊपर की ओर जो बढ़ता है, पौधा जो जमीन से ऊपर की ओर जो निकलता है वही उसी को हम कहते हैं तना।
तो गैसीय विनिमय से क्या होता है, तने पर उपस्थित छोटे छिद्रों के द्वारा होता है गैसीय विनिमय, जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। जबकि ये कैसे पौधों में था, शाकीय पौधों में। यहाँ पर लिखा है जबकि शाकीय पौधों में, काष्ठीय पौधों में था। यह कैसे पौधों में था, काष्ठीय पौधों में। जबकि शाकीय पादपों में या कहें तो पौधों में तने पर उपस्थित, उसके तने पर उपस्थित क्या होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, के द्वारा श्वसन प्रक्रिया होती है। तो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हीं को वातरंध्र या रंध्र के नाम से हम जानते हैं, उन्हीं के द्वारा श्वसन प्रक्रिया होती है। इसको भी याद रखेंगे कि किसके द्वारा होती है, वातरंध्र या रंध्रों के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि पत्तियों में श्वसन किस तरीके से होता है। यहाँ पर अब हम समझेंगे कि पत्तियों में गैसीय विनिमय किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर लिखा है गैसियस एक्सचेंज इन लीव्स, यानी कि पत्तियों में किस तरीके से होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे तो बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। पत्तियों में भी श्वसन प्रक्रिया विसरण के द्वारा ही होती है। इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि जड़ों में भी किस तरीके से होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है या कहें तो क्रिया होती है, वहाँ होती है विसरण प्रक्रिया। यहाँ पर भी विसरण प्रक्रिया ही पत्तियों में श्वसन के लिए सहायक होती है। पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा, रंध्र मतलब छिद्रों के द्वारा ही CO2 गैस तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। इसी में जो पत्तियों में जो छिद्र उपस्थित होते हैं ना दोस्तों, उन्हीं के द्वारा CO2 गैस तथा O2 गैस का आदान प्रदान होता है। प्रत्येक रंध्र जो पत्ती अधिचर्म पर उपस्थित वायवीय छिद्र होते हैं। प्रत्येक रंध्र कैसा होता है, जो पत्ती या अधिचर्म पर जो उपस्थित कहाँ होते हैं, पत्ती का जो अधिचर्म होता है उस पर उपस्थित वायवीय छिद्र होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन जाता आता रहता है, उसी को कहा गया है वायवीय। दो वृक्कों के आकार की वाह त्वचीय कोशिकाओं से ढका रहता है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे ढका रहता है, कैसी कोशिकाओं से ढका रहता है, प्रत्येक छिद्र। इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है थोड़ा सा, क्योंकि यह जो है किसी परीक्षा में पूछा गया था शायद, तो इसी कारण मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया है। ये जो प्रत्येक रंध्र जो है, जो पत्ती अधिचर्म पर उपस्थित वायवीय छिद्र होते हैं, वह क्या होते हैं, दो वृक्कों के आकार की वाह त्वचीय कोशिकाओं से ढका रहता है। ऐसा भी आप देख पाएंगे। अभी आपने पढ़ा कोशिकाओं से घिरा रहता है या होता है। इन कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स के नाम से जानते हैं या कहें तो कहते हैं। अब बहुत बार परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि पूछा गया है कि जो वातरंध्र होते हैं या छिद्र जो होते हैं, जो अभी मैंने आपके लिए स्टोमेटा के नाम से आपके लिए दिखाए थे, तो वह किन कोशिकाओं के द्वारा दोनों ओर से घिरे होते हैं। तो दो कोशिकाएं होती हैं और उन्हें द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोनों कोशिकाएं दोनों ओर से उसके साइड में लगी होती हैं। अब ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, ये द्वार कोशिकाएं जीवित, हरित लवक युक्त तथा केंद्रक युक्त होती हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछा जाता है वह इस तरीके से आता है कि द्वारक कोशिकाएं होती हैं जीवित का एक ऑप्शन देगा, उसमें जीवित लिखेगा, हरित लवक युक्त, इनमें से कोई एक ऑप्शन डाल सकता है, या फिर तीनों को ही डाल देगा और एक चौथा ऑप्शन डाल देगा आपके लिए सभी। क्या डाल देगा, सभी। तो इस तरीके से इस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखेंगे द्वारक जो कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं, हरित लवक युक्त होती हैं, यानी कि हरित लवक पाया जाता है और केंद्रक भी उपस्थित होता है। इनमें विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। विसरण की जो दिशा होती है ना दोस्तों, मैंने भी आपके लिए बताया था कि वहाँ पर भी जो विसरण होता है, यह क्रिया एक ओर से दूसरी ओर को होती है। तो किस ओर होगी, इसकी दिशा किस पर निर्भर करेगी, इनमें विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। यानी पर्यावरण की अवस्था किस तरीके की है उस समय और कितनी आवश्यकता है, इसी से हमें पता चलता है कि विसरण किस ओर को है। दिन के समय श्वसन के दौरान
निकली CO2 गैस प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। यहाँ पर बहुत विशेष पॉइंट आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपने सुना है कि पौधे जो हैं, बहुत सारे पादप जो हैं CO2 गैस का रात में निष्कासन अधिक करते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आपको प्रश्न कई बार आपको सुनने को मिला होगा, लेकिन आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसी बातें सुनने को क्यों मिलती हैं। यानी जो आप सुना है आपने कि CO2 गैस जो है रात में पौधे अधिक निष्कासित करते हैं, यह क्या कारण है, या कहें तो ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दिन के समय श्वसन के दौरान, यानी कि दिन के समय भी श्वसन होता है, रात में भी श्वसन होता है। तो दिन के समय श्वसन के दौरान निकली CO2 गैस, यानी कि हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो दिन में जो CO2 गैस को हम निष्कासित करते हैं वह क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें प्रयोग हो जाती है। इसका मतलब उसमें प्रयोग हो गई तो इसकी मात्रा तो घट जाएगी वातावरण में, अतः CO2 का निष्कासन कम हो जाता है। अब आगे समझते हैं। रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अभाव होता है, अधिकतम नहीं होती है, रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अभाव होता है तब दिन की तुलना में CO2 गैस का निष्कासन अधिक होता है। यानी कि जो CO2 गैस कहाँ प्रयोग हो रही थी, दिन में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही थी उसमें उपयोग की जा रही थी, लेकिन रात में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत कम होती है, तो अभाव होता है वहाँ पर। तो वही लिखा है तब दिन की तुलना में CO2 गैस का निष्कासन अधिक होता है। इस तरीके से दोस्तों आपको यह जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। यदि दोस्तों कोई भी टॉपिक आपके लिए रह गया है तो आप कमेंट करके बताएंगे, और आगे की क्लास किस चैप्टर पर चाहते हैं उसको भी आप बताएंगे। आपके लिए जो क्लास है चैप्टर वाइज मिलती रहेंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन किस तरीके से होता है, और देन उसके पश्चात जलीय प्राणियों में श्वसन, इसको हम देखेंगे। तो इस तरीके से आपके लिए क्लास जो है मिलती रहेंगी। और अच्छे तरीके से दोस्तों आपके लिए जो केमिस्ट्री की क्लास रह गई हैं उनको भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत जल्दी से शीघ्रता से आपके लिए अपलोड की जाएंगी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और सभी छात्र जो हैं अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।